एक आम पाठक की प्रतिक्रिया सीरीज में आज बात कर रहे हैं नाको हस के बारे में। इस किताब के बारे में बात शुरू करने से पहले जरूरी है कि एक इमेजरी क्रिएट कर ली जाए। तो इमेजिन कीजिए वो स्थिति जहां आप अपने आसपास घट रही रोजमर्रा की घटनाओं से बहुत बेचैन हैं। ये बेचैनी आप जब भी अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने शुभचिंतकों से जाहिर करते हैं, वो पलटकर आपको कहते हैं, "अरे भाई सब ठीक तो है, क्यों परेशान होते हो?" जब वो ये बात को कहकर आया गया कर देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप इस फ़ील के साथ लौटते हैं कि जो मुझे दिख रहा है, वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा? कुछ दोस्त जो कुछ आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, अ, उनके बारे में भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा-सा बनता है कि इनको भी धुंधला ही दिख रहा है, नहीं जानते कि वक़्त कितना खराब होने वाला है। अब इस बेचैनी की स्थिति में आप अपने दिन काट रहे हैं और इस स्थिति से मुकाबला करने के लिए आप सहारा लेने लगते हैं डार्क सटायर या डार्क सार्केज़्म का। और इस डार्क सार्केज़्म को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा, अब जब ये इमेजरी आपके सामने है और आप इस स्टेट ऑफ माइंड में एक एकेडमिक, एक चिंतक, एक शोधक हैं और आप एक कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। अब आप बताइए रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा या तो राग दरबारी जैसा उपन्यास, या जॉर्ज ऑरवेल का लिखा 1984, या एनिमल फार्म, या फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लिखा हुआ नाको हस। So now that we are clear that we are talking about a dark, a near dystopian novel, अब साहब इस नॉवल के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिंक दे रहे हैं हम। आप उन्हें सुनिए, आप उन्हें पढ़िए। नॉवल के जेनेसिस से लेकर जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने इस नॉवल पर जो लंबा विमर्श किया है, वो इन सब लिंक्स में है। हम बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ 5-6 बातें कह देते हैं। नाको हस का मतलब है नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट। अब इस टर्म्स के डिटेल्स जानने के लिए फिर से रेफर द लिंक दैट आई एम गिविंग इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि जो जो पहले से नेट पर है और जो हमसे बेहतर कहा जा चुका है, उसको क्यों दोहराना। दूसरी बात, अगर आपको 12 एंग्री मैन या उसका जो हिंदी वर्जन था, एक रुका हुआ फैसला, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आपको फिल्म बहुत पसंद आएगी। इट्स एन एब्सोल्यूट क्लासिक। खैर, तो अगर आपको एंग्री मैन पसंद है तो आपको ये उस उपन्यास बहुत बहुत अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 3, असल में इस उपन्यास में कोई कहानी नहीं है, या अगर कहानी है भी तो सिर्फ 2-3 लाइन की, बिल्कुल जैसे 12 एंग्री मैन में कोई कहानी नहीं है, लेकिन वह फिल्म भी जो है वो एक बहस की फिल्म है। उसी तरीके से यह उपन्यास भी जो है वो बहस का उपन्यास है। और अगर हमें कुछ 2-3 मेजर पॉइंट्स आपको बताने हो विच आर अप फॉर डिबेट, वो होंगे, एक, असहमति ही देशद्रोह है। दूसरा, डेमोक्रेसी बकवास, बकवास, ओलिगार्की कहो। तीसरा, मैन्युफैक्चर कंसेंट एंड नेम इट रियलिटी। तो इस तरह के विमर्श की ये उपन्यास है। चौथा, कहानी क्या है? सिंपल, 3 दोस्त हैं, तीनों अलग अलग धर्मों के हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी धर्मनिरपेक्ष हैं। लगातार खिलाफ है किसके? साहब उन ताकतों के जो असहमति ही देशद्रोह है कहती रहती है। इसलिए नाको हस, अब नाको हस कौन? वही नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट। ये जो नाको हस, ये जो नया डिपार्टमेंट है, वो इन तीनों दोस्तों को बारी बारी उठाकर ले जाता है, खूब तबीयत से लाइन पर लाने की कोशिश करता है और फिर चेतावनी देकर छोड़ देता है। 5, ये उपन्यास उस कैटेगरी का उपन्यास है जो जो कम से कम 2-4 दोस्त पढ़ लें और फिर चाय की चुस्की के साथ बहस वाली जो कैटेगरी होती है, बैठो, विमर्श करो, बात करो, बहस करो, उस कैटेगरी का ये उपन्यास है। अच्छा,
अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी में अभी पढ़ना ही शुरू किया है, कुछ सुझाव, कुछ बढ़िया, तो यू मस्ट रेकमेंड दिस नॉवल। और आखिरी, इस उपन्यास को ऑडियो स्टोरी फॉर्मेट में आना चाहिए, खूब सुना जाएगा और ये गारंटीड बात है। कथा कुछ इस तरह से कही कि उपन्यास में एक निरंतरता, संगति और आवश्यकता अनुसार मोड़, घुमाव, उतार चढ़ाव सब है। असल में ये मोड़, घुमाव, उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष घटनाओं से नहीं है, बल्कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना, फीलिंग एंड थॉट्स के बल पर है। पुरुषोत्तम जी ने शब्दों से दृश्यों की रचना की है। अब आप समझिए कि ये काम फीलिंग एंड थॉट्स प्रधान उपन्यास में कर पाना कोई आसान काम तो नहीं है। शब्दों से दृश्यों की रचना करना और कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना से घुमाव और उतार चढ़ाव पैदा करना। पढ़ते हुए आपको बार बार ये एहसास होता है कि शायद उपन्यासकार पर राग दरबारी या एक चूहे की मौत या वो रानी नागफनी की कहानी जैसे उपन्यासों का खासा प्रभाव है। असल में जैसे एक चूहे की मौत, उसका जो व्यंग्य उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है, जैसे राग दरबारी का व्यंग्य उसकी कथा वस्तु, उसके पात्रों, उसकी शैली, उसकी भाषा में निहित है, वैसे ही इस उपन्यास में व्यंग्य इस उपन्यास की भाषा को जीवंत बना रहा है। अ, असल में उपन्यास एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है जहां बोलना या बोल पाना ही सबसे बड़ा अपराध है। असल में उपन्यास पढ़ लेने के बाद एक काउंटर आर्गुमेंट या कहें कि एक फैंटेसी मन में पैदा होती है। कम से कम इस आम पाठक के मन में तो ये फैंटेसी पैदा होती है। आपके साथ साझा करता हूं। तो साहब होता ये है कि एक रात नाकोहस मेरे सपने में आता है उपन्यास को पढ़ लेने के बाद। आता भी है तो बिल्कुल वैसे जैसे मैट्रिक्स, जो एक मूवी थी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में नियो से मिलने मॉर्फियस आता है। नियो यानी कि मैं सोया हुआ हूँ और मेरे तकिए के नजदीक नाकोहस आता है। मुझे बड़े प्यार और बड़े दुलार से जगाता है, मानो उसको इस बात की बेहद चिंता हो कि कहीं मैं झटके से उठूं तो घबरा ना जाऊं। मैं उठता हूं तो वो मेरी तरफ दो गोलियां बढ़ाता है, एक हरी और एक भगवा, और फिर बोलता है निर्णय तुम्हारा है। अगर हरी उठाओगे तो फिर से सो जाओगे और तुम्हें नाकोहस की वही सच्चाई दिखाई देगी जो पुरुषोत्तम जी की 2016 की किताब में है और उसके बाद से चले आ रहे विमर्शों में बार बार बुद्धिजीवी जो तुम्हें दिखा रहे हैं। साहब मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि नाकोहस ने इस बुद्धिजीवी शब्द का जो प्रयोग किया उसमें तिरस्कार था या नहीं। हो सकता है रहा हो। खैर, तो उसने पहले तो बताई कि भाई अगर हरी उठाओगे तो दोबारा सो जाओगे, और फिर वो कहता है कि लेकिन अगर तुमने ये भगवा गोली खाई तो मैं तुम्हें बताऊंगा और दिखाऊंगा कि नाकोहस काल या वो जो बिग ब्रदर 1984 वाली दुनिया जो है उसको स्थापित हुए तो करीबन 60-65 साल हो गए हैं। तुम असल में नाकोहस काल की चौथी पीढ़ी हो, सोई हुई। नाकोहस के काबिज हो जाने के बाद 20-30 सालों के भीतर ही टोटलिटेरियन रिजीम, एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने सब कुछ बदल डाला था। जिस जन निगरानी, जिस सर्वसत्तावाद की इस किताब में बात हो रही है और जिसको लेकर के तुम्हें डराया जा रहा है, भाई साहब उसे काबिज हुए तो जमाना गुजर गया। असल में ये नई सत्ता तो उन सब चीजों को तोड़ रही है। अब नियो यानी मैंने असल में पूछा, भाई ये क्या बकवास कर रहे हो? मॉर्फियस यानी नाकोहस ने समझाया, सुनो सुनो तुम एक कहानी सुनो। सोचो कि तुम एक गुफा में कैद हो, एक कंदर में कैद हो। तुम्हारे हाथ पांव बंधे हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे तरह सभी बाकी सभी के इसी तरह कैद में पड़े हुए हैं।
तुम्हें इस तरह बांधा गया है कि तुम सिर्फ अपने सामने की दीवार देख सकते हो। तुम्हारे पीछे की तरफ रोशनी है और उस रोशनी के पीछे कुछ और लोग हैं जो अपने हाथ में खिलौने लिए इस अंदाज में चल रहे हैं कि सिर्फ उन खिलौनों की परछाइयां तुम्हारे सामने वाली दीवार पर उभर सकें। अब क्योंकि तुम उन लोगों को नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारे लिए वो परछाइयां सत्य है और सिर्फ वही सत्य है। अब नाकोहस की बात में थोड़ा तर्क तो था। मैंने अपना सिर हिला करके सहमति दे दी। वो वहां भी नहीं रुका। उसने आगे कहा, अब सोचो तुम्हें आजाद कर दिया जाए। बोलो तुम क्या करोगे? पीछे मुड़कर देखोगे ना? मैंने हाँ में कहा, क्योंकि स्वाभाविक है कि मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। तो फिर वो बोलता है, और जब तुम्हें रोशनी की चकाचौंध दिखेगी तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम डर कर असली सच को नकार कर मुंह फेर लोगे। मैंने हाँ किया। वो फिर बोला, और अगर किसी ने तुम्हें खींचकर उस कंदर से बाहर निकाल दिया तो तुम रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम उस आदमी को कोसने लगोगे जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने में लगा हुआ है। उसको तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानोगे। अब यहां से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन एक, थोड़ा समय लगेगा, आंखें सच देखेंगी, तुम सच जानोगे और सच जानने की इस नई यात्रा में तुम प्रश्न करोगे, भ्रम तोड़ोगे, सच अपनाओगे। कंदर का झूठ बहुत चिल्लाएगा, तुम्हें वापस बुलाएगा, भ्रम रचेगा, बरगलाएगा। भाई उसके पास तो बहुत सारे औजार हैं, हर तरह के हथियार, बौद्धिक बल भी है उसमें। लेकिन ऑप्शन एक में अंततः तुम भ्रम तोड़ दोगे। भ्रम टूटता देख युद्ध अनिवार्यता होगा, विध्वंस होगा, लेकिन फिर नव सृजन होगा। तो यह है ऑप्शन एक। अब ऑप्शन दो, तुम वापस गुफा में चले जाओगे और वहां का संसार तुम्हें जाना पहचाना लगेगा। अंदर घुसते ही तुम्हें भ्रम होगा कि तुम्हारी देखने की शक्ति चली गई है, क्योंकि तुम रोशनी से अंधेरे की तरफ आओगे तो होगा भी यही। अब तुम चिल्लाओगे। इस मौके का फायदा उठाकर बौद्धिक बल वाले जो प्रतिद्वंदी हैं तुम्हें गुफा में ही वापस बैठ जाने को कहेंगे और तुम बैठ जाओगे। अब साहब, ये बात यहीं पर अधूरी छोड़कर नाकोहस यानी मॉर्फियस जो है वो अंतर्धान हो गया। ये आम पाठक अब भी सोच रहा है कि नाकोहस की कौन सी सच्चाई को माने, वो जो किताब में है और जो कह रही है कि आने वाला समय खतरनाक होने वाला है, या वो जो सपने में नाकोहस मुझे बता गया है। असल में आम पाठक और आम जनता का सुख उस ब्रह्म वाक्य में है जिसे हम रोज दोहराते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो साहब, अगर आप भी मानते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो इस उपन्यास को पढ़ें, चाय की चुस्की पर चर्चा करें, लेकिन ज्यादा लोड ना लें। आम पाठक की प्रतिक्रिया सीरीज में आज हमने बात की नाकोहस के बारे में, अपनी लिमिटेड समझ के साथ। आई रेकमेंड दिस नॉवल टू ऑल माई फ्रेंड्स। यू मस्ट रीड दिस। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।